फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के डेरिवेशन के बारे में। दो तरह से इनके दो मेथड होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन का। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है कैलकुलस मेथड, या उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, फिर उसके बाद हम जानेंगे इंटीग्रेशन मेथड या कैलकुलस मेथड के बारे में। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो कौन सी होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जो कि कब वैलिड होती है? ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये इक्वेशंस सिर्फ तब वैलिड होती हैं स्टूडेंट जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, यानी एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा हो, किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना कर रहा हो, ना ही टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, ना ही वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा हो। एक्सेलरेशन हमेशा पूरी मोशन में कांस्टेंट रहना चाहिए, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब इन इक्वेशंस के हमको डेरिवेशन करना है, तो किस तरह से हम डेरिवेशन करते हैं? सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ। तो पहला अपना हो जाएगा मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो कि काफ़ी सिंपल भी है ग्राफिकल मेथड। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी, अगर हमने बात की वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की, कोई भी पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, और अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, तो अगर हम उसमें वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ जो है वो हमेशा किस टाइप का आएगा? इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो करता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है सेम टाइम में सेम वेलोसिटी का बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे 0 है, लेकिन यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, u है ना। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? u हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है v, ये हो गया t इक्वल टू 0, और इसको हम बोल देंगे स्मॉल t टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो कितना हो गया? स्मॉल t। ठीक, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो ये बन गया। तो इस तरह का ग्राफ कब आता है? आप लोग याद रखना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? सेम टाइम में सेम वेलोसिटी का बढ़ना ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में जब मैंने एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताया था, तो एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने लास्ट में ये चीज़ बताई थी कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल दें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्लोप निकाल दें, तो उसके स्लोप से हमको क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ एक बार फिर से। स्लोप ऑफ, ऐसे नोट करके या हैशटैग करके जो भी आप लिखना चाहें, नोट है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये ट्राइंगल बन गया। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। तो हमें मिलना क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी कितनी है? u है, यानी यहाँ से वेलोसिटी कितनी है? ये u है। तो ये हाइट कितनी मानी जाएगी? u मानी जाएगी, ठीक है। और ये जो v है वो यही ओरिजिन से तो मानी जाएगा ये v, ठीक है। यानी ये चीज़ कितनी हो जाएगी? u, और ये पूरा कितना हो जाएगा? v। हमें चाहिए सिर्फ इतना, है ना। देखो ये है u, यहाँ से यहाँ तक की ये कितना है? u है, और जो v है वो पूरा है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना बचेगा? सिर्फ v माइनस u बचेगा, डिफरेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u।
और बेस कितना हो जाएगा, बेस तो टी रहेगा भाई, टी माइनस जीरो तो टी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और मोशन का डेरिवेशन हो चुका है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी है एकदम क्लियर तरीके से, ग्राफिकल मेथड जो है हमारे पास, उसके हिसाब से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन और मोशन का डेरिवेशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए एस होता है इसमें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा क्या किया जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा क्या किया जाए जिससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। तो आप लोगों को बताया गया था वेलोसिटी वाले एक्सेलरेशन वाले लेक्चर में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम अगर कर्व का एरिया निकाल दें तो उसके एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो एरिया ही हमें यहाँ पे निकालना है। हम लिख सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे हमको क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और एक चीज़ बस इसमें याद रखने वाली है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो एरिया निकाल रहे हैं हम वो टाइम एक्सेस पे टाइम एक्सेस पे आना चाहिए। मतलब इसका एरिया में पूरे का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, एरिया जो है वो टाइम एक्सेस पे होना चाहिए, वेलोसिटी एक्सेस पे नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, ओके। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो ये हम मान के चलते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये देखिए पूरा एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ओके, प्लस ये हो गया एक रेक्टेंगल। तो इन दोनों के एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, एरिया से हमें मिलना क्या है, डिस्प्लेसमेंट मिलना है, इक्वल टू इस रेक्टेंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा। तो बस बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की सबसे पहले। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी टी, विड्थ कितनी है यू, तो इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा यू टी, प्लस लगाएंगे। अब बात करते हैं ट्राइंगल के एरिया की। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2, अब देखो बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ये बेस कितना है, टी है अपने पास, ओके। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट तो सिर्फ कितनी है, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, b माइनस यू, पहले से फाइंड कर चुके थे हम, ये हो गया b माइनस यू। और इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि v माइनस यू को हम क्या लिखते हैं, 80 लिखते हैं। तो v माइनस यू की जगह पे यहाँ 80 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी, और ये v माइनस यू की जगह हो जाएगा 80। तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में बढ़ती जाए, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी बढ़ती जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन हो चुकी है, एक फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, एक हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, यानी हमको डिराइव करना है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में v है और सेकंड इक्वेशन में s है, ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में है v का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम नजर नहीं आ रहा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो हमें v स्क्वायर तो मिल जाएगा क्योंकि हमें v स्क्वायर चाहिए है, हमें u स्क्वायर भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे u भी है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है इस टाइम को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम को हम रिप्लेस कैसे करेंगे भाई, हमें देखो टाइम की जगह पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस टाइम को हम इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जो थर्ड इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आएगी, ठीक है। तो किस तरह से आएगी वो देखते हैं। देखिए जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80,
इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा ये b का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये पूरा a प्लस बी का स्क्वायर, सो u प्लस AT ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक, अब हमें चाहिए क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। हमको चाहिए v स्क्वायर, बिल्कुल हमें चाहिए ये u स्क्वायर आ चुका है। अब हमें चाहिए है 2ax, लेकिन यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। तो इन दोनों में से अगर हम बात करते हैं कुछ कॉमन लेने की, तो इसमें से हमें 2 तो बाहर लाना ही लाना पड़ेगा और a तो कॉमन आ ही रहा है। देखिए a तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, है ना, और यहाँ पे 2 है, लेकिन तब भी हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इक्वेशन है इसमें 2 यहाँ पे 1 में है, 1/2 लिखा है और यहाँ 2 है ही नहीं। ठीक है, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, याद रखना, डिवाइड करना। अगर हम कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा देखते हैं, यहाँ कॉमन आ जाएगा 2a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो 2 था ही नहीं, तो यहाँ पे करना पड़ा 2 का डिवाइड, एक a कॉमन आ गया, एक a बचेगा, t स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ से 2 कॉमन चला गया, a कॉमन चला गया, बचेगा सिर्फ ut। तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब आप 2a का मल्टीप्लाई इसमें करा के देखो तो यही इक्वेशन हमें फिर से मिल जाएगी। तो बिल्कुल सही किया है। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे लिख सकते हैं। सो इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन कर लिए हैं बड़े आसानी से, और ये मेथड जो है वो हमारा कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड इसको हम बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से तीनों इक्वेशंस के डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये तीनों इक्वेशन सब कब वैलिड होंगी, ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो, वेरिएबल ना हो रहा हो, या फिर किसी चीज़ पे डिपेंड ना कर रहा हो, ना ही वो टाइम पे डिपेंड करना चाहिए, ना ही वो किसी पोजीशन पे डिपेंड करना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इनको हम अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकेंड मेथड हमारा कौन सा है, कैलकुलस मेथड कह सकते हैं उसको, या फिर उसको हम इंटीग्रेशन मेथड कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो इंटीग्रेशन है वो कैलकुलस का ही पोर्शन है। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, न्यूटन ने ही बनाया था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो कैलकुलस का मतलब है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल टूल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, मैथमेटिकल टूल, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की वीडियोस हैं, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन किस टाइप से करेंगे उसको अब देख लेते हैं आगे। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, बोर्ड पे अच्छे से कंसंट्रेट करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। देख, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन मेथड, या जिसको हम बोल सकते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है, कैलकुलस मेथड, या इसी को और बोल सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड ये हो जाएगा, मेरे पास आ चुका है। कैलकुलस मेथड कहो या इसको इंटीग्रेशन मेथड कहो, एक ही बात है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन का हमको डेरिवेशन करना है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको पता है एक्सेलरेशन आता है और टाइम भी आता है, तो उसका डेरिवेशन हम किस टाइप से करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भाई क्या होती है, डिफरेंशियल फॉर्म में इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये होती है हमारे पास इक्वेशन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। dt को जब हम यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, dv इज इक्वल टू adt। अब इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि
यहाँ के बाद दो पार्ट बन सकते हैं इसमें, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो ये ए जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कुछ होगा नहीं। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हुआ, वेरिएबल हुआ, ठीक है, तो फिर ये एक्सेलरेशन यहीं रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। फिर एक्सेलरेशन को हमें चेंज करना पड़ेगा जिस फंक्शन में वो दिया गया है, ठीक है। अभी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की लिमिट रखना है, यहाँ वेलोसिटी की लिमिट रखना है। तो ग्राफ में अगर आपको याद हो, या ग्राफ में नहीं भी अगर हम बात करते हैं, हम कैलकुलस मेथड की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करते हैं। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल, यानी अगर हम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, जस्ट उसने चलना स्टार्ट किया, या कुछ भी कह लो कि उसके पास इनिशियली उतनी वेलोसिटी है, या आप जो भी ठीक लगे आप कह सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी मान लेंगे हम पार्टिकल की, u मान लेंगे। और कुछ टाइम बाद जब वो चलता चला जाएगा, भाई एक्सेलरेशन है उसके पास, तो स्पीड उसकी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो स्मॉल t टाइम के बाद उसकी हम वेलोसिटी कितनी मान लेंगे, v मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हो गई u, और स्मॉल t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। अब यहाँ पे dv है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, लिमिट है u से v। अगर समझ नहीं आया तो आप इंटीग्रेशन की वीडियो आपको देखना पड़ेगा। a कांस्टेंट था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा t, और लिमिट हमारे पास 0 से t तक। अब लिमिट हमको रखना है, बाकी तो सब हो चुका है। तो लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगी बात v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसकी हेल्प से आया है, इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से। और डेफिनेशन किसका यूज हुआ था, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यहाँ पे यूज किया गया, ठीक। अब हमको डेरिवेट करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट करने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, होता है ना। अगर उसका हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करते हैं तो v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, है ना। और अगर हम वेलोसिटी के जनरल फॉर्मूले की भी बात करते हैं तो उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है, हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे इसी को आगे, तो इससे हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। क्या होगा, dt इधर ले जाएंगे, सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। अब इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, ये हम लोगों ने किया इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से इसको अभी ऐसा ही लिखा रहने देते हैं dx, और ये इंटीग्रेट हो गया। v जो है, क्या यहाँ पे वेलोसिटी v जो है वो कांस्टेंट है, नहीं। अगर v कांस्टेंट होता तो v इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता, लेकिन v जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सर आपको कैसे पता कांस्टेंट नहीं? अरे भाई देखो ना, जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, अलग अलग टाइम पे v जो है वो अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे हमें v को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस 80 इंटू dt। अब यहाँ तो ये सिंपल सी अलजेब्रा है कि u के साथ dt और 80 के साथ dt शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 80 dt। ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे लिमिट की। तो यहाँ पे है टाइम, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की कोई पोजीशन चेंज तो हुई नहीं होगी। t इक्वल टू 0 पे हमेशा पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन ही मान के चलेंगे, ये मान ली। और स्मॉल t टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कह दो उसमें हुआ है, वो कितना हो गया है s, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ओके। यहाँ जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x, लिमिट हमारे पास 0 से s तक इज इक्वल टू, ये u कैसा रहेगा, कांस्टेंट। भाई u तो इनिशियल वेलोसिटी है, पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से तो स्टार्ट करेगा, अलग अलग वेलोसिटी से तो स्टार्ट करेगा नहीं, तो u हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा t, लिमिट हमारे पास 0 से t प्लस a कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है हमारे पास 0 से t। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ देख लो, x रेज टू पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं
तो फॉर्मूला होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पावर कितनी है t पे पावर यहाँ पे है 1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अरे भाई 1+1 अपॉन 1+1 यानी t²/2 ये हो जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं t पे पावर कितनी है, तो यहाँ t है ही नहीं, तो t है नहीं तो मतलब t की पावर 0 है, तो जब t की पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 0+1 अपॉन 0+1 यानी t हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे t लिख देते हैं, सिंपल हो गया है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो x की जगह s - 0 इज इक्वल, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा t - 0 प्लस ये क्या मिलेगा हमें, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो हो गया a/2 और इसको t² - 0, और t² में से 0 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा सब जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। ये आ चुकी है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताइए भाई, इतनी बात में किसी को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आ जाना, आप लोग वहाँ पे कमेंट छोड़ देना है, सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही सर, बताओ क्या किया जाए। ठीक है भाई, अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन को किस तरह से हम लोग डेरिवेट कर सकते हैं तो उसकी बात करते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन आप सबको पता है क्या होती है, v² = u² + 2ax। ठीक है, अब उसमें v है, उसमें टाइम नहीं है, आप लोग याद रखना कि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं a = dv/dt, अगर हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इसमें तो टाइम आता है, तो हमें टाइम को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। टाइम कैसे हटेगा देखते हैं। इसी इक्वेशन में अगर हम dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। ये क्या हो गया, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भाई, dx/dt है तो इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया वेलोसिटी, और ये dv/dx तो एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा dv/dx रहेगा। तो लिख सकते हैं vdv = adx, ये हो जाएगा। अब इसको हम करना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेट, इसको हमें करना है तो किस तरह से किया जाएगा देखिए। अब यहाँ पे बात आती है लिमिट की, कि लिमिट किस तरह से रखेंगे, तो सुनो देखो t = 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था, 0 मान के चल रहे थे हम, और स्मॉल t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई थी, v हो गई थी, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो कितना हो गया था, s हो गया था। अब यहाँ टाइम तो है नहीं, तो टाइम की लिमिट को आप हटा देंगे तो ये टाइम हट गया, यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितनी लेना है, u, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी है u, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो अब वेलोसिटी हमें कितना लेना है, v लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिमिट को रख सकते हैं। तो ये v का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, v²/2, और लिमिट जो है वो आ जाएगी हमारे पास u से लेकर के v तक। a एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, s का यहाँ डिस्प्लेसमेंट, इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, और लिमिट हमारे पास 0 से s तक, सिंपल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा, ये v²/2 - u²/2 = a, अब इसको डायरेक्ट लिख दे रहे as, वैसे तो आएगा s - 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा v²/u², अपॉन में जो 2 एलसीएम आएगा वो उसको उधर शिफ्ट किया, सो हो गया ये 2as, तो क्या हो जाएगा, v² = u² + 2as, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन कर लिए हैं दोनों मेथड से। पहला मेथड कौन सा था हमारे पास, ग्राफिकल मेथड था, और दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा था, कैलकुलस मेथड था। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहले इतना आप लोग देख लो, अच्छे से नोट कर लो, या फिर जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक, अब इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आज की वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट वीडियो इसके बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में
और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी of a particle changes from 10 meter per second to 30 meter per second in 5 seconds with in 5 seconds find फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। और हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब पूरा नहीं लिखा हूँ यार, आलस बहुत, तो डिस्प्लेसमेंट है उस। तो फर्स्ट पार्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन लगा लें, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, सो v हमारे पास कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 30, है ना। u कितना हो चुका है हमारे पास 10, एक्सेलरेशन हमें पता करना है, टाइम हमारे पास कितना है 5। अगर इसको आप लोग सॉल्व कर लो, देख लो कितना आता है, क्लियर हो जाएगा आपको, सिंपल सी बात है। कितना आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा हमको बताएं, सिंपल है ना, ये तो कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। इन केस सुनो, अगर फर्स्ट पार्ट ना पूछा जाता, सिर्फ ये पार्ट पूछा जाता, तब भी आपको फर्स्ट पार्ट निकालना ही पड़ता, क्योंकि सेकेंड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, आप इक्वेशन अप्लाई करते, है ना। या तो आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते या आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते, और दोनों में एक्सेलरेशन आता ही आता कि नहीं आता। और जब दोनों में एक्सेलरेशन आता तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो अब हम बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन सेकंड पार्ट कर रहे हैं सॉल्व। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v हमारे पास कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। u हमारे पास कितना है 10 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100। 2 एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं, 4 आया है, और डिस्प्लेसमेंट तो s माना हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा 800 से इक्वल टू 4 2 8s। तो इससे हमें डिस्प्लेसमेंट जो मिलने वाला है वो आ जाएगा 100 मीटर। अगर आप इसको सेकेंड इक्वेशन से करते तो देख लेते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो s हमें पता करना था भाई, u कितना हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 10, टाइम हमें जो दिया है वो कितना है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड किया था 4, टाइम का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, तो हमारे पास से भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बिल्कुल सेम 100 मीटर। अब आपको एक बात बता दूं, दोनों ही इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट सेम किस टाइप से आ रहा है ये जानना जरूरी है। देखो ये एक्सेलरेशन जो आया है एक्चुअल में कैसा आया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हम 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन निकालें, हम 50 तक निकालें, तब भी इतना ही आएगा एक्सेलरेशन। ठीक, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने का मतलब है कि हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट अब हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रखा है वो 4 जो रखा है वो 5 सेकंड तक का ही रखा है, और यहाँ पे जो हमने रखा है एक्सेलरेशन वो भी 5 का रखा है, टाइम भी 5 है, तो इसलिए दोनों ही इक्वेशन से हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो में रखने से इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, थैंक यू।